हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस लेसन 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सजीवों में अनुकूलन। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सजीवों में अनुकूलन, इस चैप्टर का नाम है सजीवों में अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन वो होता है जिसमें सजीव अपने आप को ढाल लेता है। जिस परिस्थिति में अपने आप को सजीव ढाल पाते हैं उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन। पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक ऊंट और एक घोड़े में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों जब मिलते ढेर सारी बातें करते। घोड़े को अपनी तेज चाल और सुंदरता पर घमंड था। ऊंट बड़ा शांत स्वभाव वाला और बुद्धिमान था। ऊंट का कद बहुत लंबा था। कद मतलब होता है हाइट, जिसको हम ऊंचाई कहते हैं। एक दिन ऊंट घोड़े को रेत के तूफान की बात सुना रहा था। उसने बताया कि तूफान के कारण वह रास्ते में भटक गया था। 5 दिन तक अपने मालिक को पीठ पर लादे घूमता रहा और फिर जाकर घर पहुंचा। ऊंट की बात सुनकर घोड़ा हंसने लगा। बोला, अरे तुम जैसे धीरे चलने वाले जानवर और क्या कर सकते हो? मैं होता तो एक दिन में रास्ता ढूंढकर मालिक को घर पहुंचा देता। ऊंट चुपचाप घोड़े की बात सुनता रहा। फिर बोला, कभी मेरे साथ चलना जहाँ रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं और दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आता। घोड़ा झट तैयार हो गया। बोला, चलो अभी चलते हैं। और अगले ही क्षण दोनों चल दिए रेत के टीलों की ओर। घोड़ा तो टप टप सरपट भागना शुरू कर दिया। ऊंट मजे से पहले अपनी एक तरफ की दोनों टांगे आगे बढ़ाता, फिर दूसरी तरफ की। थोड़ी दूर जाकर घोड़ा रुक गया और ऊंट का इंतजार करने लगा। जैसे ही ऊंट पास आया तो घोड़ा बोला, कितना धीमे चलते हो, जरा तेज चलो। ऊंट बोला, रुको भाई, आगे जाकर तुम भी धीमे हो जाओगे। और वही हुआ। रेत के टीलों के पास पहुंचते पहुंचते घोड़े की चाल धीमी हो गई। उसके पैर रेत में धंस जाते और वह मुश्किल से आगे बढ़ पाता। पर ऊंट अपनी उसी चाल से चलता रहा। उसके पैर नीचे रखते ही फैल जाते और रेत में धंसने से बच जाते। धूप भी तेज थी। गर्मी और प्यास के मारे घोड़े की हालत खराब थी, पर ऊंट को तो जैसे कोई परेशानी ही नहीं थी। वह अपनी मस्ती में चलता रहा। घोड़ा अब थक चुका था। बोला, मुझे आगे नहीं जाना है, चलो वापस चले। ऊंट बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी थक गए? घोड़ा तो हाँफ रहा था। झट मुड़कर वापस जाने लगा। पर यह क्या, अचानक रेत का तूफान आ गया। चारों तरफ अंधेरा हो गया और रेत ही रेत उड़ने लगी। घोड़े की तो हालत खराब हो गई। आंखों में रेत, कानों में रेत, नाक और मुंह में रेत ही रेत। तूफान रुकने तक घोड़े की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जबकि ऊंट तूफान में भी आराम से खड़ा था। घोड़ा हैरान था। बोला, ऊंट भाई, तुम इतने आराम से कैसे खड़े हो? तुम्हारे आंखें, नाक, कान में रेत नहीं गई? ऊंट बोला, मेरी आंखों को देखो, पलकों के लंबे बाल और घनी भौहें उन्हें रेत और मिट्टी से बचा लेती है। मेरे छोटे छोटे कानों में भी रेत आसानी से नहीं जा सकती। अपनी नाक को मैं अपनी मर्जी से खोल सकता हूँ या बंद कर सकता हूँ। तो ये विशेषता है, ऊंट के अंदर ये विशेषता होती है कि वो अपनी नाक को अपनी मर्जी से खोल सकता है और बंद कर सकता है। तो इस कारण से ऊंट के नाक में रेत नहीं जाता है। और जब 5-5 दिन खाते पीते नहीं हो तो जीते कैसे हो? घोड़े ने पूछा। ऊंट ने बताया, मेरे कुबर में भोजन चर्बी के रूप में जमा रहता है, जो बुरे वक्त में काम आता है। पानी पिए बिना भी मैं कई दिनों तक जी सकता हूँ। ये सब जो यहाँ पे दिया गया है, ये सब ऊंट के बारे में विशेषता दी गई है। अब घोड़े को यह समझ में आ गया कि अगर वह तेज भागने की ताकत रखता है तो ऊंट रेतीले इलाकों में रहने की, दोनों में अपनी अपनी खूबियां हैं, इसलिए तेज भागने पर उसे घमंड नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है इस कहानी से रिलेटेड। पहला है, रेत में चलना ऊंट के लिए क्यों सुविधाजनक था? दूसरा है, रेत के तूफान से घोड़े की हालत खराब क्यों हो गई? ऊंट की नाक में क्या खास बात है? ऊंट की नाक में खास बात यह है कि वो अपनी मर्जी से नाक को बंद कर सकता है और खोल सकता है। और रेत के तूफान से घोड़े की हालत ख़राब क्यों हो गई? क्योंकि वो रेत में चलने के लिए, घोड़ा जो है रेत में चलने के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उसकी हालत ख़राब हो गई।
क्योंकि जो विशेषता ऊँट के अंदर है, जो विशेषता ऊँट में होती है वो घोड़ों में नहीं होती। ऊँट के शरीर की ऐसी विशेषता होती है जिससे वह रेत में आसानी से चल सकता है। इसी कारण से ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। रेत में चलना ऊँट के लिए क्यों सुविधाजनक था? क्योंकि ऊँट के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं। इसी कारण से जब ऊँट रेत के ऊपर पैर रखता है तो रेत फैल जाता है और वो आसानी से उस पर चल सकता है। तो इसलिए रेत में ऊँट के लिए चलना आसान होता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ऊँट को उसके कुबर से क्या लाभ है? तो ऊँट अपने कुबर में भोजन जमा करके रखता है, चर्बी के रूप में भोजन जमा करके रखता है जो कि बुरे वक्त में उसको काम आ सके। बच्चों, इसी प्रकार और भी जानवर आपने देखे होंगे जो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। नीचे दी गई तालिका 11.1 में विभिन्न परिवेश में जंतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जो कि विभिन्न परिवेश में रहते हैं, मतलब अलग अलग जगह में रहते हैं। जैसे कि कुछ जानवर होते हैं जो जंगल में रहते हैं, कुछ रेगिस्तान में रहने वाले होते हैं, कुछ पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं और कुछ जीव जंतु जल में रहते हैं। तो यहाँ पे हमें इस सारणी में और भी जानवरों के, जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे जंगल में रहने वाला जानवर है शेर, रेगिस्तान में ऊँट रहता है, पर्वतीय क्षेत्र में भालू पाए जाते हैं, जल में मछलियाँ। तो इसी तरह और भी जंतुएं जो हैं जंगल, रेगिस्तान, पर्वतीय क्षेत्र और जल में पाए जाते हैं। जैसे कि जंगल में हिरन भी रहते हैं, रेगिस्तान में चूहे भी रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में रीछ रहते हैं, रीछ। जल में डॉल्फिन भी रहते हैं, डॉल्फिन। इसी तरह जगह जगह पर अलग अलग प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में नागफनी, जल में कमल, पर्वतीय क्षेत्र में शंक्वाकार पेड़ जैसे कि पाइनस और सागवान एवं फर्न आदि। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस पर बातचीत कीजिए। पुस्तकों, चित्रों, टीवी कार्यक्रमों, पत्रिकाओं आदि से आप इस तालिका को और बढ़ा सकते हैं। तो सभी जगह अलग अलग जीव रहते हैं, अलग अलग जंतु रहते हैं, सब में जो है गुण अलग अलग होता है। जैसे कि आपने देखा कि ऊँट और घोड़े की अपनी अपनी विशेषता है। घोड़ा तेज दौड़ने की ताकत रखता है तो ऊँट रेगिस्तान में चलने की ताकत। इसी तरह से सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी खासियत होती है। उनमें कुछ ऐसी विशेषता होती है कि वो जहाँ पे रहते हैं उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, उसके अनुकूल उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। अब आगे देखते हैं, समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल। लवणीय जल मतलब होता है खारे पानी। समुद्र में जंतु तथा लवणीय जल में रहते हैं। समुद्र में जंतु रहते हैं और पौधे लवणीय जल में रहते हैं और श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु यानी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी कि सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, ठीक है, जहाँ पे रेत वाला स्थान जो होता है उसको रेगिस्तान कहते हैं या मरुस्थल कहते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन क्षेत्रों में बिल्कुल विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। रेगिस्तान में हम लोग अलग अलग प्रकार के पौधे देखते हैं। रेगिस्तान में ज़्यादातर कटीले पौधे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेगिस्तान में कैक्टस का पौधा भी होता है, क्योंकि कैक्टस के पौधे में पानी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बिना पानी के भी कैक्टस का पौधा जो है जीवित रह सकता है, तो वो रेगिस्तान में उगता है कैक्टस यानी कि नागफनी का पौधा। पाठ के शुरू में ऊँट एवं घोड़े की कहानी हमने पढ़ी। ऊँट के शरीर में ऐसी क्या खास बातें हैं जो उसे रेगिस्तानी इलाकों में रहने योग्य बनाती है? इसके लक्षण को सूचीबद्ध करें। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ होगा? तो हमने देखा कि ऊँट के शरीर में एक कुबर होता है जिसमें कि वो चर्बी के रूप में अपना भोजन जमा करके रखता है और उसमें पानी भी रखता है जो उसके बुरे वक्त में काम आता है। और ऊँट का जो पैर होता है, उसका जो खुर होता है वो गद्देदार होता है, जिसकी वजह से वो रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। उसी तरह घोड़े की खासियत ये होती है कि वो बहुत तेज़ दौड़ सकता है। और ऊँट में एक और खासियत ये होती है कि ऊँट की टांगें बहुत
लंबी लंबी होती है, तो जिसकी वजह से उसको उसके शरीर तक गर्मी ज़्यादा नहीं पहुंचती है। रेत में जो गर्मी होती है वो उसके शरीर तक उतना नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से उसे गर्मी नहीं लगता है। तो ये सारी खासियत होती है ऊँट में। अब यहाँ पर ऊँट की खासियत के बारे में कुछ और भी दिया गया है। इसके अलावा ऊँट के पैर लंबे होते हैं, जो मैंने आपको भी बताया था। इसके अलावा ऊँट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। साथ ही वे बहुत कम पेशाब करते हैं, उन्हें पसीना भी नहीं आता। इन्हीं सब बातों के कारण वे जल के बिना बहुत दिनों तक रह सकते हैं, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। इन्हीं सब खासियत के कारण ऊँट जो है रेगिस्तान में या मरुआ स्थल में बहुत दिनों तक बिना पानी के भी या बिना खाना के भी रह सकता है। अपने आसपास किसी नदी, तालाब, पोखर पर जाइए तथा वहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियों का अवलोकन कीजिए। विभिन्न मछलियों की आकृति में क्या समानता है। मछलियों का शरीर धारारेखीय होता है, इसे नौकाकार भी कहते हैं। इनका शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। सल्क इनके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा इनकी विशिष्ट आकृति जल में गति करने में सहायक है। मछली के पक्ष एवं पूंछ चपटे होते हैं, जो उसे जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। हमने देखा कि मछली एवं ऊँट में अलग अलग शारीरिक संरचनाएं हैं, जो उन्हें जल एवं रेगिस्तान में रहने में मदद करती है। तो मछली और ऊँट के अंदर हमने देखा कि इन दोनों में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं इसके शरीर में, जो कि उसे जल यानी ऊँट को रेगिस्तान में और मछली को जल में रहने में मदद करती है। ऐसे ही पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु और पेड़ पौधे मतलब पौधे पाए जाते हैं, जिनमें अपने परिवेश में रहने के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है। हमें यही समझना है कि और सारे जो जीव जंतु हैं उनमें कुछ ऐसी विशिष्टताएं होती है, कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जिससे वो अपने परिवेश में रहने के लिए अनुकूल होता है। ऐसी विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की स्थिति को अनुकूलन कहते हैं। इसी विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की स्थिति को क्या कहते हैं? अनुकूलन। एक सजीव जिस परिवेश में रहता है, जहाँ से उसे भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी होती है, उसका वास स्थान कहलाता है। वास स्थान यानी कि उसके रहने का स्थान। फिर से इसको समझिए। एक सजीव जिस परिवेश में रहता है, जहाँ से उसे भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी होती है, उसका वास स्थान कहलाता है। जमीन पर पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान स्थलीय वास स्थान तथा जल में पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान को जलीय वास स्थान कहते हैं। जो सजीव जमीन पर पाए जाते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, उसको स्थलीय वास स्थान कहा जाता है तथा जल में पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान को जलीय वास स्थान कहते हैं। स्थलीय वास स्थान में कई विविधताएं हैं, जैसे कि वन, घास के मैदान, रेगिस्तान और पर्वतीय प्रदेश। तो ये सब कहाँ पाया जाता है? स्थल पे यानी भूमि पे पाया जाता है। वन, घास के मैदान, रेगिस्तान और पर्वतीय प्रदेश, तो ये सब भूमि पर पाया जाता है। ये सब जल में तो पाया नहीं जाता है, ये सब भूमि पर पाया जाता है। इसी प्रकार जलीय आवास में भी विविधताएं हैं, जैसे कि दलदल, खारे पानी की झीलें एवं समुद्र आदि। जीव अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके ही जीवित रहता है। यह सामंजस्य दो प्रकार का होता है। तो ये सामंजस्य जो है दो प्रकार का होता है। पहला है अल्प अवधि में विकसित होने वाला सामंजस्य, लंबी अवधि में विकसित होने वाला सामंजस्य। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं और अचानक पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाए तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है तथा कोई भी शारीरिक श्रम करने में असुविधा होती है। थोड़े दिनों में हम उस परिवेश से सामंजस्य कर लेते हैं। सामंजस्य को आप समझौता भी कह सकते हैं। थोड़े दिनों में हम उस परिवेश से सामंजस्य कर लेते हैं। इस प्रकार के अस्थायी अनुकूलन को पर्यानुकूलन कहते हैं। इससे अलग कुछ सामंजस्य लंबे अंतराल के बाद उत्पन्न होता है। जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में जन्म से ही फेफड़ों की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यह आनुवांशिक अनुकूलन है।
तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनमें फेफड़ों की क्षमता अधिक होती है। उनका फेफड़ा जो है बहुत मजबूत, बोल सकते हैं बहुत मजबूत होता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जो कि हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उस ऑक्सीजन की मात्रा पर्वतीय क्षेत्रों में कम होती है। लेकिन फिर भी पर्वतीय क्षेत्रों के लोग आसानी से वहाँ पे जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनके फेफड़ों की क्षमता अधिक होती है। क्रियाकलाप 2 यहाँ पे दिया गया है। चने के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित करना मतलब होता है इकट्ठा करना। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को 1 दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे अलमारी, संदूक, जिसमें धूप न आए। अंतिम भाग को ठंडी जगह जैसे फ्रिज या बर्फ की पेटी में रखें। इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें व अधिक जल को निकाल दें। क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या प्रकाश के अंधेरे में रखे बीजों के अंकुरण की मात्रा में फर्क है? ऐसा क्यों हुआ? तो वायु, जल, प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वायु, जल, प्रकाश और ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए बहुत आवश्यक हैं। सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्षों की अवधि में किसी जीव में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन के कारण आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। अब हम विभिन्न वास स्थान के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम स्थलीय वास स्थान के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मरुस्थल। मरुस्थल में दिन में तेज गर्मी पड़ती है और रातें ठंडी होती है। ऊंट के बारे में हमने पढ़ा। रेगिस्तान में पाए जाने वाले छोटे जीव अधिक ताप से बचने के लिए गहरे बिलों में चले जाते हैं तथा रात को भोजन के लिए बाहर आ जाते हैं। चित्र 11.3 में कुछ रेगिस्तानी पौधों के चित्र दिए गए हैं, जैसे कि नागफनी, बबूल, ग्वार पाठा, जिसको घृत कुमारी कहते हैं, आदि रेगिस्तान में पौधे अपने आसपास देखे होंगे। इनमें क्या खास बातें हैं? तो ये वाला जो पौधा है ये है घृत कुमारी का, ये है नागफनी का और ये है बबूल का। तो इन पौधों में खास बात ये है कि ये तीनों ही कटीले पौधे होते हैं जो कि रेगिस्तान में आसानी से उग जाते हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र के बारे में है। पहाड़ों पर सामान्यतः बहुत ठंड होती है और सर्दियों में तो हिमपात भी होता है। हिमपात मतलब बर्फ़ की वर्षा होती है, उसको हम हिमपात कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष शंक्वाकार यानी कीप जैसा होता है। आप देख सकते हैं ये सारे वृक्ष जो हैं ये पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के समान होती है। इससे वर्षा का जल एवं हिम आसानी से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। चित्र 11.4 इसको देखने के लिए कहा गया है। यह याक है। ये यहाँ पे जो जानवर है इसका नाम है याक। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। इस जानवर के फर इतने मोटे होते हैं, इसको ठंड नहीं लगती, ठंड से ये बच जाता है। जैसे शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है, पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ़ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित करते हैं। अतः जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं को उसी तरह से बनाया है जिससे वो अपने परिवेश में खुद को ढाल सके, जिससे वो अपने परिवेश में
खुद को अनुकूलित कर सके। अब घास स्थल, शेर वन अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के समान अथवा पार्श्व यानी बगल में है? शेर के अगले पैर के नख लंबे होते हैं जिन्हें वह पदांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रहता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के समान की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है तथा शिकार को चारों तरफ देखने में सहायक होती है। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें दोनों दिशा में देखकर खतरा महसूस करती है। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उसके वासस्थान में जीवित रहने योग्य बनाती है। तो यहाँ पे बस यही सारी चीज़ें समझाया गया है कि जिस भी जीव जंतु को बनाया है ईश्वर ने, उसको उसके परिवेश के स्थान, उसके वासस्थान के अनुकूल ही बनाया है। यानी कि जो जीव जंतु जिस स्थान में रहता है वहाँ वो जीवित रह सके। जैसे कि जलीय वासस्थान के जीवों के बारे में अब देखते हैं। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारारेखीय होता है जिससे वह जल में आसानी से तैर सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारारेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गलफड़े यानी क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। यह सिर पर स्थित नास द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर जल के सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं सांस द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र मतलब होता है टीवी में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? आपने देखा होगा कभी टीवी में कि डॉल्फिन को पानी से ऊपर आने के बाद वो तुरंत ही फिर पानी के अंदर चली जाती है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि वो अपने श्वसन छिद्रों से जल को बाहर निकालती है। तो इसलिए वो पानी के ऊपर आती है, पानी को निकालती है, फिर अपने सांस के द्वारा स्वच्छ वायु को अंदर लेती है और फिर पानी के अंदर चली जाती है। अब तालाब एवं झील के जंतुओं के बारे में देखते हैं। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगते देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती मतलब नज़दीकी, समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण मतलब होता है घूमना, किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियाँ, तने एवं जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं? अपने आसपास के तालाबों, पोखरों में मिलने वाले जलीय पौधे के स्थानीय नाम की सूची बनाएं तथा अवलोकन कीजिए कि पौधे का कौन सा हिस्सा या अंग जलीय वासस्थान के लिए अनुकूलित है। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। स्थलीय पौधे में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन प्लवन करते रहते हैं। आपने तालाबों में कमल के पौधों को देखा होगा। फूल जल की सतह पर
तैरती है तथा बड़ी बड़ी गोल पत्तियां जल की सतह पर फैली रहती है। जलकुंभी पौधे का नाम भी आपने सुना होगा। कुछ जलीय पौधे जल में पूरी तरह डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधे की पत्तियां सकड़ी एवं पतले रिबन की तरह होती है। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है। विभाजित मतलब बटा होना, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। आपने मेढक को तो देखा ही होगा। मौका मिले तो इसके पिछले पाँव को ध्यान से देखिए। मेढक के पिछले पाँव लंबे मजबूत होते हैं, जो उसे छलांग लगाने एवं शिकार करने में मदद करते हैं। इन पश्चपदों मतलब पीछे के पैरों में जाल युक्त पदांगुलियां होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। हमने केवल कुछ जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों की एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी। हमने यहाँ पे कुछ ही जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा, कुछ ही पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा, लेकिन हमारे पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग वास स्थान में अपने आप को ढाल लेते हैं। वो वहाँ के लिए अनुकूल होते हैं, वो अपने वास स्थान के लिए अनुकूल होते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें इसी तरह से बनाया है जिससे वो अपने आप को अपने वास स्थान में ढाल सके। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका इंग्लिश मीनिंग भी यहाँ पे दिया गया है। अनुकूलन, अनुकूलन को हम इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टेशन। वासस्थान को कहते हैं हैबिटेट। अजैव घटक को कहते हैं अबायोटिक फैक्टर। सजीव को कहते हैं लिविंग थिंग। उष्मा यानी कि हीट। पर्यानुकूलन एक्लिमाटाइजेशन। अवशोषण को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। पदांगुलियों को कहते हैं टोज। धारारेखीय यानी स्ट्रीम लाइन। नासद्वार यानी नसल एपरेचर। इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में अपने परिवेश में रहने के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है। ऐसी विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की स्थिति को अनुकूलन कहते हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसी को समझने की ज़रूरत है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे शंक्वाकार होते हैं। मछली का आकार धारारेखीय या नौकाकार होता है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जंतुओं में गिल या फिर गलफड़े नहीं होते हैं। मेढक के पिछले पैरों में झिल्ली युक्त पदांगुलियां होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है।